न्यूज 24 की विशेष कवरेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम ये विशेष कवरेज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से हिंदी में भाषण देने वाले हैं। और 3 देशों की निगाहें, खास 3 देशों की, पूरी दुनिया की तो है ही, सबसे ज्यादा इस भाषण पर हैं। भारत, अमेरिका और पाकिस्तान। अमेरिका सुनना चाहता है कि उसके लिए मोदी क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान को आज मोदी उस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं जो 67 साल से दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। सपोर्ट एंड एडवोकेसी ऑफ द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आवर हिस्टोरिक कमिटमेंट एंड ए ड्यूटी एज अ पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 15 मिनट के भाषण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ 3 मुद्दे उठाए। पहला मसला कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग, दूसरा मसला बातचीत रुकने के लिए भारत को जिम्मेदार बताना, तीसरा मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को झटका दिया। सबसे बड़ी बात नवाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर कही। मिस्टर प्रेसिडेंट, मोर देन 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. कश्मीर के बहाने नवाज पाकिस्तान में अपनी हालत मजबूत करना चाहते हैं। सेना और कट्टरपंथियों से घिरे नवाज नई ताकत पाना चाहते हैं। 2013 में नवाज ने यहीं पर कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन ताज़ा हालत अब पाकिस्तान में अलग है। लिहाजा क्या इसीलिए नवाज ने कश्मीर को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ और सटीक शब्दों में दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुखों के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। उनके भाषण पर दुनिया भर के नेताओं की नजर इसलिए भी रहेगी क्योंकि अपने शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ को बुलाने से लेकर तोहफों के लेन देन तक द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अच्छा संदेश दे रहे थे, जिसका नतीजा फिर कश्मीर पर आकर अटका है। भलिंदर सिंह वर्मानी, न्यूयॉर्क, न्यूज 24। तो सबसे पहले सुधांशु जी आपसे, आपको क्या लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण किस चीज पर होने वाला, उनके लिए उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? देखिए, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नजरिए से देखिए तो पहले जापान, फिर चीन, ऑस्ट्रेलिया और अब अमेरिका, तो उन्होंने बड़ा एक व्यापक फलक जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के ऊपर भारत का खींचा है। तो आज जो उनका उद्बोधन होगा वो भारत की उसी व्यापक वैश्विक हैसियत को ध्यान में रखकर जो, और मोदी जी का जो कद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आप देख रहे हैं कि अमेरिका में किस ढंग का उनका स्वागत हो रहा है, जो ऐसा शायद किसी राष्ट्राध्यक्ष का नहीं हुआ। ये मत बोलिए, तो बहुत प्लानिंग भी हुई है संघ की तरफ से। मेरा विचार है कि वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं बहुत प्लानिंग भी हुई है। सुधांशु जी, हर किसी को पता है कि कितनी प्लानिंग से उनकी इस विजिट को प्लान किया गया है। संघ भी लगा है, एनआरआईज लगे हैं, एनआरआई गुजरातीज लगे हैं, आपके राम माधव जी 15 दिन से वहां पहले जमे हुए थे। तो बहुत कुछ प्लानिंग भी की गई है और मार्केटिंग में तो एक्सपर्ट है मोदी जी। देखिए, इस प्रकार की बात करना यथार्थ से मुंह मोड़ने के समान है। क्या इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स गए तो उनके लिए सरकारी मशीनरी से लेकर उनकी पार्टी की मशीनरी काम नहीं करती थी? ये मानना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के एक एम्बेसडर ने भी एक प्राइवेट टॉक में हमसे भी यह बात कही थी कि अमेरिका में 75% से अधिक लोग जो एनआरआईज हैं उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आकर्षण का भाव है। तो यदि यह है तो यह किसी कारण से है, किसी नीति से है, किसी तथ्य से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ठीक, यही बातें चुनाव से पहले मोदी जी के बारे में कही जाती। भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में 31% वोट लेके 282 सांसद है लोकसभा में। फैक्ट, हाँ, 31% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं आपका बात बिल्कुल सहमत हूं। वहां पे समझ लीजिए कि 70% जो एनआरआईज है वो मोदी जी को समर्थन करते हैं। सिर्फ 30% आप समझ लीजिए इधर उधर, वो कोई कांग्रेस, कोई वाम, कोई भी, आप कुछ भी कहिए। ये फैक्ट है कि हमारे देश का जो एनआरआईज हैं वो मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। दो तीन कारण में। एक तो कारण भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। वहां पे ज्यादा से ज्यादा ईसाई लोग हैं,
वहां जब एनआरआई चले जाते हैं, वो अपने हिंदुत्व के बारे में बहुत सोचते हैं, वो खुली बाजार नीति में भी विश्वास करते हैं, पूंजीवाद में विश्वास करते हैं जैसे मोदी जी। तो ये आश्चर्य होने का कोई कारण नहीं कि जिस तरह से आज नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट गुजराती, कितना मोदी जी कितने खुश हैं आज मोदी जी जा रहे हैं, इसमें कोई और इसमें यहाँ पर लेकिन मीम अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो फरमा रहे हैं कि वहां 70% लोग जो हैं वो प्रो बीजेपी हैं, और उसकी जो वजह उन्होंने बताई वो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। जब हमारे देश के लोग बाहर जाके बसते हैं और वहां पर दूसरे भी लोग वहां पर रह रहे होते हैं, तो वहां वो चाहते हैं कि माहौल पूरा सेकुलर रहे, लेकिन उनके ऊपर ये इल्जाम लगाना शायद गलत होगा कि वो अपने लिए तो सेकुलर माहौल चाहते हैं और भारत को चाहते हैं कि वो हिंदुत्व पर चले। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। जहां तक मोदी जी के इस दौरे का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, संघ और तमाम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसको बिल्कुल एक इवेंट मैनेजमेंट बना करके किया गया है। और कल जो न्यूयॉर्क के अंदर आपने देखा कि होटल के पास लोग कुछ पहुंचे थे बड़ी तादाद में। मैं भी वहां कई प्रधानमंत्रियों के साथ गया हूं। उस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकी सरकार ने भी कुछ स्पेस दिया था जी उन लोगों को, और उसका मौका दिया गया। और इस तरह के नारे लगाए गए। मीम अफजल साहब, हम छोटी बातों में फंस जाएंगे। मीम अफजल साहब, हम छोटी बातों में फंस जाएंगे, इनको छोड़ देते हैं। नहीं, चूंकि इसका जिक्र हुआ इसलिए जिक्र हुआ। नहीं, अरे आप राजनयिक रहे हैं सर, सवाल सीधा ये है, और कश्मीर का मुद्दा कह रहे हैं कि कांग्रेस सर क्या कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे या कश्मीर पर चुप्पी साधकर आतंकवाद को ज्यादा तवज्जो दे? बतौर राजनयिक आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, नेता के कांग्रेस के तौर पर नहीं। मेरा ये मानना है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अकबरुद्दीन साहब ने यह बात कही है कि हमें राइट टू डिफेंड और राइट टू एक्सप्लेनेशन है और हम ऐसा करेंगे। तो ये तो बिल्कुल तय है कि आज मोदी जी इसका जवाब देंगे ही देंगे। और ये अलग बात है कि उसको कितने हद तक वो लेकर के जाते हैं, उसके अंदर उनके जज्बात कितने होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और वो उसको, लेकिन मैं समझता हूं टेररिज्म बहुत बड़ा मसला है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब हमारे यहां टेररिज्म होता था तो अमेरिका से हम कहते रहते थे, कभी हमारी बात पर गौर नहीं किया गया। हिंदुस्तान में जब टेररिज्म का नतीजा लाखों लोगों के बर्बादी के शक्ल में सामने आया है, हजारों लोगों की जानें गई हैं, तो अमेरिका ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। आज अमेरिका के कुछ शहरियों को ISIS के जरिए जब वहां पे मारा गया और वहां पर जिस तरह का घिनौना काम हो रहा है, जिसका मैं समझता हूं पूरी दुनिया, इवन मुस्लिम वर्ल्ड भी जिसके खिलाफ है, तो अमेरिका को सबकी सपोर्ट की जरूरत है। 40 कंट्रीज का उसको सपोर्ट मिल चुका है और वो चाहता है 193 कंट्रीज को उसका सपोर्ट मिले। तो भारत चूंकि खुद इससे पीड़ित है तो भारत तो सबसे आगे खड़ा होगा, लेकिन अमेरिका को भी भारत में जो टेररिज्म होता रहा है उसके बारे में 2-4 जुमले बोलने चाहिए, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। तब मैं समझूंगा कि मोदी जी का विजिट जो है वो सक्सेसफुल हुआ और टेररिज्म को लेकर के उन्होंने वाकई कोई काम करके दिखाया। जनरल बख्शी, ये बताइए कि मोदी जी जाएंगे वहां पे और वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, उससे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? इतने दिनों से वही चला आ रहा है, के बोगी तो चलती चली आ रही है, वो बोलेंगे हम बोलेंगे, उसके अलावा क्या हमारे लिए क्या? देखिए, मैं समझता हूं जहां तक कश्मीर का मुद्दा है, हमें चीन से एक सबक लेना चाहिए। आप चीन से तिब्बत की बात करके तो देखिए, नो नहीं नॉट, कश्मीर इज नॉट नेगोशिएबल, कश्मीर इज सेटल्ड। अगर कोई चीज अनसेटल्ड है तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चाहे हमें बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। और हमको ये हमारा है, ये है बिल्कुल सेटल्ड है ये मुद्दा। इसमें शक क्या रह गया किसी को अब? और शक रह गया तो वो आजमा के देख ले। और दूसरी चीज मैं समझता हूं कि ये समय मोदी है, दम दिखा पाएंगे, ये समय है मोदी कि हम दम होगा मोदी जी में ये कहने। मैं समझता हूं कि ये जो है हम इस वक्त बताएं
कि आतंकवाद का जो मुद्दा है और उसका रिश्ता पाकिस्तान से है, वो ना सिर्फ हमें आतंकवाद का मुद्दा उठाना चाहिए, पूरी दुनिया को असर डाल रहा है। कल जो हिपोक्रेसी हम ऑन डिस्प्ले देख रहे थे कि साहब हमारे पे आतंकवाद थोपा गया है, आपने सांप पाले हैं, और अगर आज आपको वो काट रहे हैं तो दुनिया क्यों आंसू बहाए? सुधांशु त्रिवेदी मुझे ये बताइए, थोड़ा इशारा किया मीम अफजल ने, जो सीरिया में आईसिस को खत्म करने के लिए बमबारी चल रही है जिसमें मासूमों की जान भी जा रही है क्योंकि 2-4 अमेरिकी नागरिक कत्लेआम उनका कर दिया गया, क्या भारत को इस अमेरिकी पहल का समर्थन करना चाहिए? सौदेबाजी करें हम, ये शब्द बुरा लगता है लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम सीरिया में आपका समर्थन देंगे, पाकिस्तान में आतंक के नेस्तनाबूद के लिए हमारा समर्थन दो, हमें सहयोग करो। देखिए, इस विषय पर भारत सरकार और भारत सरकार का विदेश विभाग सभी बिंदुओं पर विचार करके अपना, पार्टी की भी तो कोई सोच होगी ना सर, रखेगा। मगर इतना पार्टी की सोच होगी ना, मैं मेरी बात पूरी करने दीजिए जी। मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, तो जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो ईरान के मुद्दे पर हमने अमेरिका के रुख का समर्थन नहीं किया था। जब इराक में फौज भेजने की बात आई थी, अमेरिका ने हमारे ऊपर बड़ा दबाव बनाया था कि भारत भी इराक में अपनी फौजें भेजे, हमारी सरकार ने नहीं भेजा था। अतः भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो इस विषय में परिपक्व नहीं। सुधांशु जी याद दिलाना चाहूंगा, सुधांशु जी याद दिलाना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी का वाकया, हेमराज, शहीद हेमराज, उनका सर कलम कर दिया जाता है, धड़ से अलग कर दिया जाता है, पाकिस्तानी सैनिक उठाकर ले गए। आपने बहुत हो हल्ला मचाया था, लेकिन आपने किया क्या? पहला कदम रेड कार्पेट दिया आपने, वेलकम पाकिस्तान को। आप वो मुद्दा नहीं उठाते हैं सत्ता में आने के बाद, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। अरे मान्यवर, आप क्या बात बोल रहे हैं? जी बताइए। हल्ला मचाया था, मैं बैठे हुए हैं मीम अफजल साहब, मैं पूछना चाहता हूं इनकी पार्टी के कितने नेता शहीद हेमराज के घर पे गए थे? नहीं गए थे। मैं आपके नेता हुआ क्या उसके बाद गए थे? आज भी घुसपैठ जारी है सर, कि हमने सिर्फ वो हल्ला मचाया था। आज भी घुसपैठ जारी है, आपने क्या जवाब दिया? तो घुसपैठ का हमने माकूल जवाब दिया। क्या जवाब दिया सर? हमने तुरंत जो है विदेश सचिव स्तर वार्ता को कैंसिल करके कदम उठाया है। और एक और बात याद करिए, पिछली बार भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब, यहां तक कि अपने एयर स्पेस से हमने उनकी फ्लाइटों को रोका था, वो भी हमारे ही दौर में हुआ था। तो जो कड़ा जवाब दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में दिया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो मीम अफजल साहब ने भी कहा था कि एनआरआई कम्युनिटी में भाजपा के प्रति आकर्षण क्यों है, उसका कारण छोटी बात में सुई अटक रही है, उसका कारण राष्ट्रवाद की फीलिंग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1998 में पोखरण विस्फोट हमने करके दिखाया, क्यों नहीं नरसिम्हा राव की सरकार कर पाई? और आज मोदी जी जाके हिंदी में भाषण दे रहे हैं, हिंदी में भाषण देने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो प्रधानमंत्री भाजपा से हुए वही दोनों हिंदी में बोलते हैं, और बाकी जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक अंग्रेजी में ही अटक के रह जाते हैं। सुधांशु जी, वाजपेयी जी ने किया था, उस समय वाजपेयी जी सत्ता में नहीं थे जी, इसलिए एनआरआईज को वो ज्यादा अच्छी लगती है। ये भी तो बात हो सकती है सुधांशु जी कि हिंदी में वो बेहतर बोल सकते हैं, अंग्रेजी में हो सकता है, मतलब आप लैंग्वेज पे क्यों आ रहे हैं? अनुराधा जी, वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था, उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इसलिए आ रहा हूं, वो विरोधी दल थे उस समय। आप भाषी है। अरे मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको हिंदी का लिबादा क्यों पढ़ाने की कोशिश करते हैं? अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर भाषा बोलने में कहीं इस चीज का महत्व नहीं होता है कि आपको कितनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, लेकिन जितनी पब्लिसिटी आप कर रहे हो राष्ट्रपति आकर उस पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। ये उसकी वजह ये है कि अंग्रेजी में वो उतना अच्छा नहीं बोल सकते। सुधांशु जी सर छोड़ते हैं इस बात को, फिर हम इर्द गिर्द घूम रहे। कथनी और करनी मेरे शब्द नहीं है सर। सुधांशु जी पाते थे, मैं बोलने में बात ही नहीं कर रहा, हिंदी में बोलिए, जिसमें खड़ी बोली में बोलिए। सर भाषा को छोड़ देते, दुर्भाग्य था। नहीं सर सुधांशु जी, कथनी और करनी में मेल दिखाइए, कथनी और करनी में मेल होगा क्या? कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बहुत भाषाएं हैं देश में। वहां पे वो अमेरिका को क्या मैसेज दे के आने वाले हैं ये बताइए। इम्पोर्टेंट ये है कि वो अमेरिका वो इंडिया, जैसे ये बताइए सुधांशु जी कि क्या मोदी जी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने वाले?
इंडिया में भारत के लोगों को या एनआरआईज को या अमेरिका को खरी खरी सुनाने वाले हैं। देखिए, मोदी जी ने हमेशा विदेश लेना खरी खरी कैसे सुना सकते राष्ट्रीय हैं? भारत के स्वाभिमान अस्मिता के साथ दृढ़ता से अपने विचार व्यक्त किए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जो उद्बोधन होगा उसको मुझे पूरा विश्वास है, उसको सुनने के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी निखरती हुई नजर आएगी और भारत के लोकल लोगों को भी एक स्वाभिमान और आत्मगौरव की अनुभूति होगी। और वो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को संबोधित करने वाले हैं। हमारी नजर बनी रहेगी, खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे।